Good morning, students. Today we will do worksheet number 64 from magnetic effect of electric current. In this worksheet, we will discuss about electromagnetic induction and its application. In last worksheet, we have seen how electromagnetic lines formed around a current carrying conductor or a solenoid. In the similar way, if current can produce a magnet also can produce इलेक्ट्रिक करंट। और आज की वर्कशीट में हमें यही देखना है कि किस तरह से एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एंड दिस फिनोमेना इन विच मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज electromagnetic induction. How it is produced, let's see. When a conductor is placed in a changing magnetic field, some current is induced in it. Such current is called induced current, and this phenomena is known as electromagnetic induction. And this was discovered by Michael Faraday in 1831. यहाँ इसकी definition है electromagnetic induction की. The process by which a changing magnetic field in a conductor induce a current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ एक सोलेनॉइड है और ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर अगर थोड़ा सा भी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और इसके अंदर एक निडल होती है। इसको इस तरह से बना सकते हैं हम। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ एक निडल होती है जो ज़ीरो पर होती है और अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होता है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर हम अटैच करते हैं इस कॉइल में और सोलेनॉइड में अटैच करने के बाद यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रोड्यूस होगी वो हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर की निडल के चेंज के फॉर्म में नज़र आएगा। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से नज़र आता है हमें। यहाँ पर ये निडल होती है जिसकी डायरेक्शन जो होगी डिफ्लेक्शन की वो शो करेगी कि किस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो रहा है। ये सोलेनॉइड है और यहाँ मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल। ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में हम देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होगी जो अभी हमने बताई। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर एक कॉइल ली हम जिसे सोलेनॉइड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जितनी आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा इसमें जो करंट है वो इंड्यूस होगा। करंट कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर। इसकी जो एंड है इसे हमें गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है। मैं फिर से बता देती हूँ, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भी आइडेंटिफाई कर सकती है। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड द एंड बी ऑफ द कॉइल। दिस इज एंड बी ऑफ द कॉइल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल। जब हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगी निडल में जो ये शो करेगी कि करंट इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कॉइल। जब मैग्नेट टूवर्ड कॉइल मूव करेगी, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी दैट इज गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट। जो गैल्वेनोमीटर है इसकी निडल में हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेट इज कैप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं इनसाइड द कॉइल और आउटसाइड द कॉइल, there will be no deflection in the galvanometer which show that there is no current produced in the coil. Magnet is withdrawn. जब मैग्नेट को हम फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फिर से करंट प्रोड्यूस होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी गैल्वेनोमीटर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस। इट मीन्स जो मैग्नेट की मूवमेंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की वो डिसाइड करती है कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं इस मैग्नेट को तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी दोनों केसेस में अपोजिट होगी। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल क्वांटिटी जो होगी करंट की उसको भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से इस सिचुएशन में हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं।
लेकिन एक मैग्नेट को उठा के आगे पीछे करना या फिर कॉइल को आगे पीछे करना दोनों ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर हम इस तरह का एक केस ले लें जिसमें दो कॉइल हमने ली हैं, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। अब इसके अंदर यहाँ स्विच है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इसे, तो ये जो कॉइल है ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। और जो स्विच होगा, इस स्विच को जब हम ऑन और ऑफ करेंगे तो यहाँ इसका जो मैग्नेटिज्म बनेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उस मैग्नेटिज्म में चेंज होगा, जिसकी वजह से उसके चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी, जो हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। और यही हमारी ये एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी। टेक टू डिफरेंट कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, से 50 और 100। फर्स्ट वाले की जो है यहाँ पर दो हमने डिफरेंट कॉइल ली हैं कॉपर की और इनके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, 50 और 100। इंसर्ट दैम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल। Connect the coil 1 having large number of turns in series, a battery and a plug key. Also connect the other coil 2 with a galvanometer. यहाँ पर फर्स्ट कॉइल जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, और जो सेकंड कॉइल है जिसमें कम नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आप स्पेस के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉइल 1 में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये ज़्यादा हैं और कॉइल 2 में कम है। कॉइल 2 को हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। अगर स्विच ऑफ करेंगे हम यहाँ पर, ये जो की है इसको जब ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी, यहाँ इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा जो हमें गैल्वेनोमीटर में शो होगा। स्टेडी करंट, अगर यहाँ सेम फ्लो होता रहेगा करंट का, कोई भी चेंज नहीं होगा, हम की को ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स कॉइल 2 में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर हम स्विच ऑफ कर दें, जब इसको हम ऑन करेंगे तब भी ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगी, और जब इसको ऑफ कर देंगे तो भी बार मैग्नेट की तरह काम करेगी, इवन ऑन रहेगी कंटिन्यूसली तो भी। लेकिन करंट जब इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिज्म में चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो ही सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। यानी कि किस टाइम इंड्यूस होगा, जब हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। अगर कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा करंट तो उस टाइम पे कोई भी चेंज नहीं होगा मैग्नेटिज्म में, और उसकी वजह से कॉइल 2 में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ फर्स्ट ऑन और ऑफ की कंडीशन में दोनों में डिफ्लेक्शन होगी जी में, लेकिन जब हम ऑन करेंगे जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, स्विच ऑफ करने पर उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ हम शो करते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ लिखते हैं हम। जनरेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड associated with it is known as induced potential difference, and the current thus generated is known as induced current. मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, इसको हम इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है इससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का जो फिनोमिना है या प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वे टू इंड्यूस करंट, किस तरीके से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड जहाँ वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, उसमें रखने के बाद भी हम देखते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। और सेकेंड है प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है यहाँ पर, लेकिन जो कंडक्टर है इसको जब हम लगातार कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो उससे भी क्या होगा, चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर के अंदर, और इससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा।
यानी कि हमारे पास कॉइल और मैग्नेट दोनों चीज़ें हैं। सपोज करो ये हमारी कॉइल है और ये हमारी मैग्नेट है। तो दो वे हमारे पास कौन से हैं करंट प्रोड्यूस के? या तो हम इस मैग्नेट को मूव करें या फिर इस कॉइल को मूव करें। इन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम मूव करते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। यहाँ एप्लीकेशंस गिवन हैं। एप्लीकेशन कहाँ है इंड्यूस करंट की? यूज्ड इन जनरेटर, यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं हमारी किसकी? इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस करंट की। अब हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्शन अगर वेरी करती है मूवमेंट की, किसी भी चीज़ की, मैग्नेट की या कॉइल की, तो उससे करंट की डायरेक्शन वेरी करती है जो प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है। और वो किस लॉ पर बेस्ड है? वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगर हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से परपेंडिकुलरली एक दूसरे के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो ये तीनों सिमिलरली लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शंस बताएंगी। थंब जो है मोशन की डायरेक्शन को बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। इसे हम एम या बी से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम लिख रही हूँ मैं, करंट आई, और मोशन या फोर्स जो होगा हमारा, मोशन के लिए एम लिखना ठीक नहीं रहेगा, तो आप यहाँ मूवमेंट लिख सकते हैं। यानी कि जो मूवमेंट या चेंज होगा, फोर्स हम बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं, तो ये प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में। तो ये तीनों की डायरेक्शन हमें याद होंगी, लेकिन ये याद रखना कि ये कौन सा हैंड होना चाहिए हमारा? राइट हैंड। इंड्यूस करंट के लिए जब भी हम डायरेक्शन को अगर मेज़र करना चाहते हैं तो हमें राइट हैंड रूल यूज़ करना होगा। लेफ्ट हैंड रूल सिंपल करंट के लिए होता है, लेकिन राइट हैंड रूल जो होगा वो इंड्यूस करंट के लिए होगा। ये हमें याद रखना होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में डिफरेंस दिया हुआ है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इवन आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड कहाँ यूज़ होता है और राइट हैंड कहाँ यूज़ होता है। दोनों के इन्वेंटर्स जो थे वो सेम थे। फ्लेमिंग ने ही दोनों रूल्स को क्या किया था? इन्वेंट्स किया था या दिए थे दोनों रूल्स इन्होंने। ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज़ किया जाता है लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। The purpose of the rule is to find the direction of motion in an electric motor, और right hand rule में the purpose of the rule is to find the direction of induced current when a conductor moves in a magnetic field. The thumb represents the direction of the thrust on the conductor. The thumb represents the direction of the motion of the conductor. The index finger represent the direction of the magnetic field. इंडेक्स को फोर फिंगर भी हम बोलते हैं। फोर की जो स्पेलिंग होगी वो चेंज होगी लेकिन यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होगी ये दोनों केसेस में किसकी डायरेक्शन शो करेगी? यहाँ करंट की लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ इंड्यूस करंट की। जो डिफरेंस है आपका करंट और इंड्यूस करंट, मेनली यही है दोनों में। और बाकी जो आपके लेफ्ट और राइट हैंड में डिफरेंस होता है वो भी किस चीज़ का ही होगा? अगर आप दोनों हैंड को आमने सामने करके देखेंगे इसी पोजीशन में तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो डिफरेंस होगा हमारा वो किस चीज़ का होता है? करंट की डायरेक्शन का ही होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन वर्कशीट में गिवन है आपको, वहां से आप लिख सकते हैं। हु डिस्कवर्ड इट, ये भी आपको दिया हुआ है। राइट इट्स वन एप्लीकेशन, जनरेटर में हम इसको यूज करते हैं। राइट डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट, ये दो वेज आपकी वर्कशीट में गिवन है। स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी वर्कशीट में हमने अभी डिस्कस किया है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने ऐड किया है यहाँ पर आपके लिए, हाउ कैन इंड्यूस करंट बी इंक्रीज? जो इंड्यूस करंट है इसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमें लिखना है। किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं हम करंट को?
इसे इंक्रीज करने के दो वेज हैं हमारे पास। अगर हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट इंक्रीज व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस करंट की स्ट्रेंथ भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और सेकेंड वे है इट ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज। अगर हम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर देते हैं तो भी क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी, वो इंक्रीज हो जाएगी।